नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन। और बिहाइंड द सीन में आज हम महाराष्ट्र के खड़गवासला चलेंगे। एसआईआर पर बिहार में जो खेल चल रहा है, पूरा देश उसमें उलझा हुआ है। लेकिन उस खेल के पीछे कई और खेल चल रहे हैं समानांतर। चुनाव आयोग आज की तारीख में इस पर बड़े संगीन आरोप हैं कि यह लोकतंत्र का गुनहगार बनता जा रहा है। लोकतंत्र और संविधान, इन दोनों पर गिद्ध दृष्टि है। मोदी और शाह, या कह ले गुजरात लॉबी। तो गुजरात लॉबी के लिए सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है चुनाव आयोग, जो पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रिया को मुट्ठी में कैद करके किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा आरोप अब एक दो लोग नहीं लगा रहे हैं, समूचा विपक्ष और बड़ी संख्या में इस देश की जनता लगा रही है। एक आदेश आया था संजीव खन्ना की बेंच से 26 अप्रैल 2024 को, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग अगर किसी भी प्रत्याशी को आपत्ति है या वो वेरीफाई करना चाहता है तो 5% पर्चियों का मिलान, 5% बूथों पर प्रत्याशी एक तय पैसा जमा कर दे, पर्चियों का मिलान मशीन से करवाया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की खड़गवासला सीट पर इस चुनाव में जो प्रत्याशी थे, शरद चंद्र पवार की एनसीपी के प्रत्याशी, यानी शरद पवार की पार्टी के प्रत्याशी, वो चैलेंज किए। उन्होंने कहा मिलान करवाइए, मशीन की जांच करवाइए, हम देखेंगे। मैं आपको पूरी खबर बता दूं, और आज बिहाइंड द सीन नॉर्मली मैं अकेले करता हूं, लेकिन आज हम एक विशेष अतिथि को जोड़ेंगे ताकि इस मसले के टेक्निकल पहलू, तकनीकी पहलू को भी हम समझ पाए। तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊं। कहानी ही है बेईमानी की कहानी। इस बेईमानी की कहानी में जो शिकार है वो शरद पवार की पार्टी का प्रत्याशी, नाम है सचिन डोडटे। सचिन चुनाव मैदान में थे खड़गवासला विधानसभा सीट पर। इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए, यानी वेरीफाई करने के लिए, पर्चियों की गिनती करने के लिए आपत्ति जताई थी और पैसा जमा किया था। 25 जुलाई दिन शुक्रवार को ईवीएम की जांच और रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन यह प्रक्रिया रोक दी गई। रोकी क्यों गई? क्योंकि सचिन डोडके, जो एनसीपी एसपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने वीवीपैट पर्चियों की गिनती को लेकर के आपत्ति जताई। ये आपत्ति क्या थी, गौर से सुनिएगा। डोडके ने नवंबर 2024 में बीजेपी के भीमराव तापकीर से चुनाव हारने के बाद 2 केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट की जांच की मांग की थी। अब ये जांच को मैं और क्लियर कर दूं, वीवीपैट और ईवीएम के मिलान की बात कही थी, ये मांग की थी। इसके लिए पैसा जितना होता है वो पैसा जमा कर दिया था। निर्वाचन अधिकारी यशवंत माने, इनके सामने ये जांच होनी थी वीवीपैट की। लेकिन किया क्या? ईवीएम जांच के दौरान उन्हें केवल मशीन पर अंतिम परिणाम जो था, फाइनल रिजल्ट, वो सचिन डोडके को दिखा दिया गया। जबकि सचिन डोडके का कहना था कि फाइनल नतीजा तो मुझे भी पता है, ये दिखाने के लिए मैं पैसा दिया हूं। वीवीपैट और मशीन का, ईवीएम का मिलान करवाओ, मुझे एक एक वोट वेरीफाई करना है। और रैंडमली मैंने 2 सेंटर पे कहा है कि चेक करने के लिए, आप चेक करवाइए। लेकिन किया क्या, जो चुनाव आयोग का अफसर था, उसने कहा कि ये नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है, आप खाली ये चेक करिए कि मशीन खराब है कि नहीं, हम आपको ये चेक करवा देते हैं। भाई साहब, चुनाव कब हुआ था? उसके बाद आपका हम मशीन चेक करवाने के लिए आए हैं? आप जो उस समय के मत थे वो मिलान करवा दीजिए। डोडके ने कहा कि अगर चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मानता तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। अब निर्वाचन अधिकारी ने कहा हम वो भी बता दें, तब हम मेहमान को अपने जोड़ेंगे। चुनाव अधिकारी माने ने कहा कि डोडके की मांग पर 2 केंद्रों की ईवीएम मशीनों की बर्न्ट मेमोरी,
बर्न मेमोरी जो है उसकी जांच के लिए उस मशीन को 2 को निकाला गया। जांच प्रक्रिया में उम्मीदवार की उपस्थिति में मशीन की मेमोरी और नतीजों को दिखाया गया, जो हमने कहा ना नतीजे फाइनल रिजल्ट, उसको दिखाया गया। माने ने कहा कि अगला चरण मॉक पोल करके वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना था। अब सुनिए, मॉक पोल करके, भाई साहब मॉक पोल की जांच हम करवाने के लिए तो आए नहीं हैं। जो उस दिन वोट पड़े थे उसकी जांच करवाओ ना, वो जांच करवाओ। तो माने ने कहा कि हम मॉक पोल पे पर्चियों की जांच करवाने वाले थे, जिसके लिए मशीन का डेटा मिटाना जरूरी होता है। टोडके ने ईवीएम का डेटा मिटाने की अनुमति नहीं दी, जिससे मॉक पोल नहीं हो सका, प्रक्रिया वहीं समाप्त मान ली गई। टोडके बहुत सही जगह पे अड़े, और इतना अड़ गए कि मशीन का डाटा जो ये डिलीट करना चाहते थे वो करने नहीं दिया। टोडके द्वारा वीवीपैट की दोबारा गिनती की मांग पर माने ने कहा, यानी अफसर ने, इसके ज्ञानेश के अफसर ने, वोटों की गिनती के दिन पहले ही रैंडम वीवीपैट गिनती की जा चुकी है, ऐसे में इसे फिर से मिलाने का कोई औचित्य नहीं है। शुक्रवार को की गई प्रक्रिया केवल ईवीएम की स्थिति जांचने और उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये सुनिश्चित करने तक सीमित थी। थोड़ा मैं तकनीकी मामला है, जिस लैंग्वेज में बोला हूं हो सकता है आप लोग उसको बहुत क्लियर समझे ना हो। अब आगे हम समझाएंगे इस पूरे मसले को। अब जोड़िए जरा राव साहब को, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है। राजशेखर राव चिंता, मशीनों के हेरफेर, फर्जीवाड़े और खेल, इस पर बहुत लंबा काम किया है इन्होंने। तो राव साहब को इसीलिए मैं आज लाया बिहाइंड द सीन में, कि पर्दे के पीछे बेईमानी और बेशर्मी का जो ये कॉकटेल बना है, इस कॉकटेल को आज खोलते हैं। राव साहब जरा, अब ये जो हुआ, मैंने तो आपको न्यूज बताई है, अब बिल्कुल सिंपल भाषा में बताइए कि ये बेईमानी का इससे जोरदार सबूत क्या हो सकता है। ईवीएम की जांच चल रही थी, चुनाव आयोग वहीं बीच में, जो ज्ञानेश का अफसर था, वहीं खेल करने लगा। प्रत्याशी ने, सचिन डोडके ने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया, फिर भी इस देश में न खबर दिखाई जा रही है न बताई जा रही है। राव साहब नमस्कार आशीष जी, और आपके मित्रों को भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 26 अप्रैल 2024 को जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आदेश दिया कि चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों को अपने चुनाव क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम जांच की अधिकार उन्होंने दिया, और कहा कि इसके जांच के लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर की जांच करवानी है। चुनाव आयोग को माइक्रो कंट्रोलर की जांच करनी है। माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या है? उस चिप में जो प्रोग्राम लगा हुआ है उसमें किसका वोट उसको जा रहा है या किसी और को जा रहा है, यह जांच करना है। माइक्रो कंट्रोलर का जांच का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर में जो आदेश छुपे हुए हैं ईवीएम में, उसकी जांच तो होनी है। तो चुनाव आयोग ने जब इसकी एसओपी बनाई तो एसओपी में से वो माइक्रो कंट्रोलर की जांच को हटा ही दिया। जब हरियाणा और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को, एक एक उम्मीदवार को मैंने फोन करके इस एसओपी को चैलेंज करने की बात की, शायद उनमें डोडके साहब भी होंगे, जिनको मैंने फोन किया, उनसे आप बाद में बात कर लीजिए। मेरा ईमेल होगा, मेरा व्हाट्सएप होगा, उनके ऊपर उनको चैलेंज करने के लिए मैं बोला होऊंगा। तो उन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, जब जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने, उन्हीं के सामने मामला आया, तो पूछा गया कि आप माइक्रो कंट्रोलर की जांच को क्यों हटाए। तो उन्होंने कहा कि आप आगे से इसको रेक्टिफाई करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर की जांच को एसओपी में जोड़ेंगे। दूसरी बात उनसे यह कहा गया कि आप अगर माइक्रो कंट्रोलर की जांच नहीं करवाएंगे तो आप कैसे तय करेंगे कि ईवीएम सही है या गलत। तो उन्होंने कहा कि हम एक मॉक पोलिंग करवा रहे हैं, उससे पता चलेगा कि ईवीएम सही या नहीं। तो हमारे तरफ के एडवोकेट जस्टिस गोंडिया के उम्मीदवार, महाराष्ट्र के ही गोंडिया के उम्मीदवार इसको चैलेंज किया था। उन्होंने कहा, उनके वकील साहब ने कहा कि मॉक पोलिंग में तो उम्मीदवार का नाम नहीं है, पार्टी का नाम नहीं है, और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं है, वो कैसे चुनाव चिन्ह है। तो बहुत गुस्सा हो गए जस्टिस संजीव खन्ना साहब। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, जो चुनाव में बैलेट पे अगर मॉक पोलिंग करवानी है तो उसी से करवानी है जिसके साथ चुनाव हुए।
तो उसके लिए चुनाव आयोग मान लिए। उसके बाद में हमने ये भी पूछा कि कैंडिडेट को टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो हमें कैंडिडेट के साथ एक इंजीनियरिंग टेक्निकल एक्सपर्ट को भी साथ ले जाने का अनुमति होना चाहिए वेरिफिकेशन के दौरान। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ये बात मान भी लिया कि हम अलाउ करेंगे। उसके बाद में ये भी पूछा गया कि चुनाव लड़ने के लिए 10,000 है और आप एक पोलिंग स्टेशन के लिए 47,200 रुपया आप मुकर्रर किए, तो बहुत गुस्सा हो गए चीफ जस्टिस और कहा कि इसको आप जितना हो सके कम लेके आना, जितना हो सके उतना न्यूनतम रखना। संजीव खन्ना जी के रिटायर होने तक उन्होंने चुप बैठा और उनके रिटायर होने के बाद में जो भी उसमें उस दौरान जो भी दलीलें पेश की गई और चुनाव आयोग ने माना, उसको लेकर उन्होंने दोबारा एक 17 जून 2025 को एक और एसओपी जारी किया। उसमें माइक्रो कंट्रोलर की जांच को फिर से हटा दिया। जो बात अदालत में मानी है उसको हटाकर उन्होंने कहा कि ईवीएम का जो है सेल्फ, उसको क्या कहा, डायग्नोसिस कहा। सेल्फ डायग्नोसिस का मतलब यह है जब आप ईवीएम के तीनों पुर्जों को ज्वाइन करते हैं तो एक रिपोर्ट निकल के आती है कि तीनों पुर्जा का संपर्क हो गया है, अपने आप को तीनों पुर्जे अपने आप को पहचानते हैं करके एक रिपोर्ट आता है, उसे कहते हैं सेल्फ डायग्नोसिस रिपोर्ट। लेकिन वो माइक्रो कंट्रोलर की जांच नहीं है, तो माइक्रो कंट्रोलर जांच फिर भी उसने हटा दिया। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट को ये मौका दिया गया कि अपने साथ वो टेक्निकल एक्सपर्ट को ले जा सकता है, उसे भी नया एसओपी में दर्ज नहीं किया गया। तीसरी बात, जो न्यूनतम रखने की बात कही उसे उसने आधा किया, 47,200 से 23,600 किया और कहा ये माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए 23,600 है, अगर मॉक पोलिंग चाहते हैं तो फिर 47,200 ही रहेगा। मतलब जो बात सुप्रीम कोर्ट में मानी गई वो एसओपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसको हम तीनों चीजों को बाजू हटा देते हैं। पहली बात जो है, आप चुनाव जब करवाते हैं, चुनाव कक्ष में जब जाते हैं तो ईवीएम तीनों पुर्जे कनेक्ट करने के बाद में एक 20-25 वोटों की मॉक पोलिंग होती है। उस मॉक पोलिंग के दौरान वीवीपैट गिनकर ईवीएम के आंकड़ों से मैच करके यह तय किया जाता है कि ईवीएम सही है या नहीं। वो तय होने के बाद ही वो पूरा डिलीट करके वो पर्चे बाजू रख के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब उस समय जो है वीवीपैट गिनकर ईवीएम से मैच करने में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। अब ईवीएम जांच के लिए कोई दरख्वास्त करे और उसमें मॉक पोलिंग हो, उस मॉक पोलिंग में भी वीवीपैट गिनकर ईवीएम के आंकड़ों से मैच करने में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो चुनाव के दौरान वोटर अपने आंखों से जो वीवीपैट देखता है और संतुष्ट होकर बाहर निकलता है, उसे गिनने में चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है? मतलब चुनाव आयोग ये मान रहा है कि ईवीएम की जांच करनी है तो वीवीपैट गिनकर ईवीएम के आंकड़ों से मैच करने का तरीका सही है। ये मॉक पोलिंग में, चुनाव से पहले वाले मॉक पोलिंग में मान रहा है, चुनाव के बाद के मॉक पोलिंग में मान रहा है, लेकिन असली चुनाव के दौरान जो वीवीपैट आए उसे गिनने के लिए वो राजी नहीं है। हम कहते हैं जब 26 अप्रैल 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने कहा कि आपको माइक्रो कंट्रोलर की जांच करवानी है, उसे हटाकर आपने मॉक पोलिंग क्यों लगाया भाई? आपको माइक्रो कंट्रोलर की जांच नहीं करनी थी तो मॉक पोलिंग करने की क्या जरूरत है? आपके पास तो चुनाव वाले दिन के वीवीपैट आपके पास मौजूद है, वो गिन के करवा सकते हैं। मॉक पोलिंग का क्यों आपने लफड़ा लेके आया? मतलब चुनाव के दिन जो वीवीपैट पाए गए वो वीवीपैट ईवीएम के आंकड़ों से कतई मैच नहीं करते। यही चुनाव आयोग का सबसे बड़ा डर है। तो पहले दोड़के साहब से कहिए कि जाके पहले सुप्रीम कोर्ट में यह चैलेंज करें कि साहब जब आपको चुनाव से पहले ईवीएम को मशीन को जांच करना है तो तब वीवीपैट गिनकर ईवीएम के आंकड़ों से मैच करते हैं। जब हम ईवीएम की वेरिफिकेशन की बात करें तो उसके मॉक पोलिंग में भी आप वीवीपैट गिनकर ईवीएम के आंकड़ों से मैच करने के लिए चुनाव आयोग राजी है। लेकिन चुनाव वाले दिन जो वीवीपैट आए उसे गिनकर ईवीएम के आंकड़ों से मैच करने में राजी क्यों नहीं है? यही असली मुद्दा है। मतलब चुनाव के दौरान छोड़कर जो भी वीवीपैट है वो गिनने के लिए राजी है, लेकिन चुनाव के दौरान जो असली घपला चुनाव में हुआ है वो वीवीपैट गिनने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है।
इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि आप जो है ये ईवी इसके आंकड़े मैच नहीं होते, इसलिए आप चुनाव नहीं करवाना, आप उसको मिला नहीं करवाना चाहते। दूसरी बात जो है, पहले तो आपने कहा कि आप 5% चुनाव आयोग ने क्यों अलाउ किया, उसने कहा कि हमें पूरा गिनने में सारा समय हो जाता है, इसलिए हम नहीं गिन सकते। अरे भाई, जब आपके चुनाव हो गए, ईवीएम के आंकड़ों से आपने परिणाम घोषित कर दिया, आपने सरकार बना ली, उसके बाद में 1.5-2 महीने के बाद, फिलहाल तो अभी तो लेट हो गया, 1.5-2 महीने के बाद, मतलब चुनाव परिणाम घोषणा होने के बाद, सरकार बनने के बाद 2 महीने के बाद जो ईवीएम की जांच हो रही है, उसमें आप केवल 5% क्यों करवाना चाहते? जितना उम्मीदवार चाहे उतना करवा ले। राव सर नहीं नहीं 5% भी हम मिलान नहीं कर रहे हैं, पूरा तो आप छोड़ दीजिए, 5% भी नहीं मिलान कर रहे हैं। मैं बड़ा सिंपल भाषा में दर्शकों को ये बताऊं क्या है मामला। हम अपने अनुभव से मैं बताता हूं। हम ये सन 98-99 की बात होगी, दिल्ली में सेकेंड हैंड कार की एक मार्केट उस जमाने में हुआ करती थी। तो मार्केट तब कार के नाम पर 800 और मारुति वैन हुआ करती थी। तो वो बड़ी कुख्यात मार्केट थी, उसमें 10-15 हजार 20 हजार में भी कार मिल जाती थी राव साहब। अब वहां पर ही पहचान करनी होती थी कार की। तो जब बकायदे उस मार्केट में कार के लिए टेस्ट ड्राइव, जैसे मॉक पोलिंग आप कर रहे हो ना पहले मतदान के, वैसे ही टेस्ट ड्राइव होता था, डेमो पूरा देते थे वो कार। हम लोग आए, गाड़ी लिया 20 हजार में और डेमो दिया, चलावा बढ़िया। यहां से लखनऊ जाने के बाद कार बंद हो गई, नहीं स्टार्ट हुई। पता चला वहां चेक करवाने पे कि पिस्टन जो था, वो पिस्टन में लकड़ी फिट करके यहाँ पर वो कलाकार सब थे, उन्होंने चालू करके दे दिया था। दोबारा आ गए खाली इस जिद में कि चलो देखते हैं, मिले उनसे, कार तो लेके आ नहीं सकते थे, कार तो बंद हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो कार तो हमने बेच दिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, अभी यहाँ पर इतनी कार खड़ी है, चलो किसी में भी आप टेस्ट राइड ले लो। किसी भी जिस गाड़ी कहो, चलो आपको हम टेस्ट राइड करवा देते हैं, जो है आप देख लो, डेमो कर लो। सेम बात हो रही है यहाँ पर, एकदम वही। सबसे अहम मुद्दा आपको बता दें, चुनाव आयोग ने यह माना कि 1/6/2024 का एसओपी सही नहीं है, और उसने 17 जून 2025 को एक और एसओपी जारी किया। दोनों एसओपी इलेक्शन कमीशन ने जांच किया। तो इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो एसओपी जारी किया गया ईवीएम के जांच के लिए, वो ईवीएम की धांधली पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। ये अपने आप में स्वीकार करना है ना। अभी एक आपने नया एसओपी दे दिया, इसका मतलब ये है कि जो पुराना एसओपी था ईवीएम की गलतियां पकड़ने में, वो सक्षम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका चुनाव धांधली पकड़ने के लिए जो एसओपी सक्षम नहीं है, तो उस चुनाव को कैसे माने? वो चुनाव रद्द होना चाहिए। लोकसभा हो या आंध्र प्रदेश ओडिशा का विधानसभा हो या हरियाणा महाराष्ट्र का विधानसभा हो, ये सारे जो भी एसओपी जो पुराने एसओपी से, मतलब महाराष्ट्र में तो अभी चैलेंज किया है, उनका तो चल रहा है, लेकिन लोकसभा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के चुनाव रद्द करने की मांग की जा सकती है इस मुद्दे पर कि जो पिछला जो आपके एसओपी है वो चुनावी धांधली पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। ये मुद्दा कांग्रेस और विपक्ष को उठाना चाहिए। और 2-3 बातें सुप्रीम कोर्ट में जो भी डोट के साथ चैलेंज करेंगे, उनसे मैं विनती करता हूं कि आप गोपाल दास अग्रवाल साहब से भी एक बार मुलाकात, उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने ये कहा कि मतलब आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आपने ये माना कि आप कैंडिडेट के साथ एक टेक्निकल एक्सपर्ट जा सकता है, लेकिन आपके नया एसओपी में क्या वो बात नहीं है, इसको मेरे को आप एक्सप्लेनेशन दीजिए करके उन्होंने चिट्ठी लिखी है। 17 जून को जो एसओपी नया जारी हुआ है, उसके ऊपर ऐतराज जताते हुए गोपाल दास अग्रवाल जी ने एक चिट्ठी और लिखी है जो पेंडिंग है अभी चुनाव आयोग के पास, कि कैंडिडेट अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट को ले जा सकता है या नहीं, ये अभी तय होना है। इससे पहले कैसे उन्होंने कर लिया? दौड़ के सबका कैसा हो गया? जब एक आदमी, एक उम्मीदवार एक एसओपी के ऊपर एतराज जता रहा है, तो सारे उम्मीदवार के लिए वो एतराज ही है ना। कैसे कर लिया उन्होंने?
नहीं, मेरा सवाल यही है, आखिर में हम सब बातें हम लोग करते हैं कि उन्होंने कर दिया। बेसिकली चुनाव आयोग तो मनमानी पे उतारू है राव साहब, मनमानी पर। जब देखिए, उनको अब कोई नहीं रोक पा रहा है, अब उनको तो सुप्रीम कोर्ट रोक पा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश रोक पा रहे हैं, जो मन हो रहा है वो कर रहा है। अब वो बेलगाम हो चुका है, तानाशाह हो चुका है, कहाँ जाएंगे? देखिए, अब आप ये बताओ हम तो मैं बहुत नहीं साफ नहीं नहीं एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जरूर बेलगाम हुआ है, एक एक मैं एक एक मानता बड़ा हूं क्लियर, बेलगाम हुआ है। राव साहब एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना की बेंच, तब सीजीआई नहीं थे, उनकी बेंच ने आदेश दिया कि आप ऐसे ऐसे मिलान करवाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर चेक करवाएंगे, सब कुछ दे दिया आदेश। उसके उस बाद आदेश में मिलान की बात नहीं है। नहीं, एसओपी के लिए बनाने के लिए चुनाव आयोग को बोला, माइक्रो कंट्रोलर बोला ना, माइक्रो हाँ, कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोल बोला था, बोली ना, मिलान की माइक्रो बात नहीं है। कंट्रोलर। हाँ, नहीं, माइक्रो कंट्रोलर की जांच की बात कही, एसओपी बनाया चुनाव आयोग ने और गायब कर दिया, उसे गायब कर दिया। फिर सीजीआई बन गए संजीव खन्ना। ये मामला फिर कई, जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कई प्रत्याशी पहुंचे, संजीव खन्ना ने दोबारा कहा कि भाई ये कैसे हुआ, चुनाव आयोग ने कहा हम करेक्ट करेंगे, सुधार करेंगे। दोबारा संजीव खन्ना रिटायर हो गए, उसने फिर एसओपी बनाया और पहले से भी ज्यादा मक्कारी कर दी फिर। अब आप बताओ क्या रास्ता है, एक जब बात तो सुप्रीम साफ है, कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एक 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 बेबस हैं। एक बात, आशीष जी, एक बात तो साफ है, चुनाव आयोग जितना भी मक्कारी करे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होकर ये मक्कारी करने वाली बात कर सके। दोबारा अगर आप चैलेंज करेंगे तो जाके सुप्रीम कोर्ट के पास आपको तीन चार मुद्दों पर आपको चैलेंज करना है। एक तो पहली बात है, जो आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोसेस की बात करती, तो उसमें ये नया एसओपी में क्यों नहीं है? केवल आप डायग्नोसिस की बात क्यों कर रहे हैं? सेल्फ डायग्नोसिस की बात क्यों कर रहे हैं? माइक्रो कंट्रोलर की जांच क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, कैंडिडेट अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट जो ले जाने की उसको सहूलत दी गई है, आपने एसओपी से क्यों हटाया? तीसरी बात, चुनाव से पहले जो मॉक पोलिंग होती है उसमें आप वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़े मैच कर रहे हैं। चुनाव के बाद में जिसपे भी उम्मीदवार को एतराज है उसके ऊपर भी आप मॉक पोलिंग में मैच कर रहे हैं। असली वीवीपैट क्यों नहीं गिन रहे हैं? एग्जैक्टली, सबसे बड़ा सवाल ये यही। चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी अगर चैलेंज करें, अभी चैलेंज करना है, क्योंकि 2-4 महीने अभी बच गए हैं ये अपने BR गवाई साहब के, चीफ जस्टिस, महामहिम चीफ जस्टिस, उनसे कुछ उम्मीदें हो सकती है, क्योंकि ईडी के ऊपर और सीबीआई के ऊपर उनके जो तलखी है हम देखने को मिल रहा है, तो शायद उनसे हम ये आशा कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं कि ये कुछ सानुकूल और कुछ पॉजिटिव इसके ऊपर कुछ नतीजा लेकर आए। और एक फाइनल बात, आप अगर चुनाव के 2 महीने के बाद आप वीवीपैट जांच कर रहे हैं तो 5% क्यों भाई? जितने भी उम्मीदवार को डाउट है उसके ऊपर आप वहां जितने भी है, और एक आपका जो फीस है वो एक पोलिंग स्टेशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप क्यों पोलिंग स्टेशन के हिसाब से कर रहे हैं? आप बोलते हैं आपका टेक्निकल एक्सपर्ट आने के लिए जाने के लिए जो पैसा खर्चा होता है वो एक पोलिंग स्टेशन के लिए भी उतना होता है, 100 के लिए भी उतना होता है। तो आने जाने का, रहने का, खाने पीने का जो भी खर्चा है 1 लाख रुपए आप रख दीजिए। उसके बाद जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उसके लिए एक एक पोलिंग स्टेशन के लिए 500 तय कीजिए। हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए आप एक रकम क्यों तय करते हैं? आने जाने का खर्चा तो पूरे एक पोलिंग स्टेशन हो या 100 हो उतना ही होता है। तो ये सारे मुद्दे इनको चैलेंज करने हैं। उनको कहना है कि जो भी ईवीएम के जांच करवाना चाहता है तो तकनीकी एक्सपर्ट और स्टाफ का आने जाने के लिए वो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेगा, और जितने भी ईवीएम की जांच करवानी है तो हर एक ईवीएम के लिए 500 या मान लीजिए 1000 रुपया हर एक ईवीएम के लिए रखें, और जितने ईवीएम वो संतुष्ट नहीं होता जांच करवाने के लिए उतने ईवीएम को जांच करवाने का अधिकार उम्मीदवार को होना चाहिए, दूसरे और तीसरे स्थान पे जो भी उम्मीदवार है। और इससे क्योंकि आपके चुनाव परिणाम नहीं रुक रहे हैं, आपका गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं रुक रहा है, और चुनाव आयोग ये मानता है कि हमारा एक एक वोट पक्का है और कोई गलती ही नहीं है, तो आपको क्यों एतराज है? हाँ, तब क्यों? बहुत सीधी बात है। हाँ, क्योंकि चुनाव परिणाम तो नहीं रोक रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी नहीं रोक रहे हैं, तो आप क्यों एतराज कर रहे हैं?
तो इनको ये पूछना है, तो वीवीपैट की गिनती उसी वीवीपैट की गिनती होगी जो चुनाव के दौरान वोटर अपने आंखों से देखा है, उनकी ही गिनती होगी, मॉक पोलिंग वाली नहीं। और चुनाव आयोग एक मान चुका है अपने एसओपी में कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में वीवीपैट गिनकर ईवीएम को मिलान करने का तरीका वो मान चुका है एसओपी में, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव के दौरान क्यों नहीं मानता? तो इन चार मुद्दों पर चैलेंज करना चाहिए डोडके साहब को। मेरी उनसे गुजारिश है, सर्वमित्र साहब है हरियाणा से, और गोपाल दास अग्रवाल जी है महाराष्ट्र से, गोंडिया से, उनसे बात करें। उन्होंने चैलेंज किया है, हम सभी मिलकर ये जो मुद्दे उठाने हैं उसी के ऊपर पिटीशन गया है। गोपाल दास अग्रवाल जी और हरियाणा के जो भी उम्मीदवार है, नीरज शर्मा हो या करण दलाल हो, उन सभी के संपर्क में मैं था। महाराष्ट्र के 288 जो भी विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके सारे ईमेल आईडी में मेरा ईमेल होगा कि आपको ये काम करना है, ये चैलेंज करना है। उनके व्हाट्सएप में भी होगा और उनके ईमेल में भी होगा। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि तुरंत इसको चैलेंज करें और कहें कि अगर आप ये नहीं कर सकते, मतलब आप अगर जितनी वीवीपैट की गिनती उम्मीदवार चाहे वो नहीं कर सकते, अगर ये जो मुद्दे हमने 4 मुद्दे उठाए और नहीं कर सकते, तो बैलेट पेपर चुनाव करें, या तो ये करे नहीं तो वो करे। और दूसरी बात, विपक्ष को ये भी उठाना है कि 2024 के दौरान जो चुनाव हुए हैं, उस दौरान जो एसओपी था, वो अपने आप चुनाव आयोग मान रहा है कि वो ईवीएम की धांधली पकड़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए उसने दोबारा दूसरा एसओपी दिया है ना। 17/6 को दूसरा एसओपी देने का मतलब ये है कि पुराना एसओपी जो है ईवीएम की धांधली पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए आप लोकसभा के चुनाव भी रद्द करवाएं, आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा भी चुनाव रद्द करवा के आपको दोबारा चुनाव रद्द करवाएं। अगर आप बैलेट पेपर करवाना चाहे तो बैलेट पेपर करें, ईवीएम करवाना है तो इन सभी शर्तों को मानते हुए उम्मीदवार जितने चाहे उतने पोलिंग स्टेशनों पर अपना पैसा देकर चुनाव होने के बाद में 1 महीने 1.5 महीने से पहले ये जांच करने का अधिकार उसे होना चाहिए। जो भी वीवीपैट और चुनाव के दौरान जो वीवीपैट आए उससे ईवीएम के आंकड़ों से मैच करने का अधिकार होना चाहिए, और वो जितने चाहे, मतलब वो चाहे 100% पोलिंग स्टेशनों की जांच करवाना चाहे तो उसकी छूट होनी चाहिए। धन्यवाद राव साहब, धन्यवाद। हम सचिन डोडके साहब से भी संपर्क में हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप भी बैठें, वो भी बैठें और हम फिर इस कार्यक्रम को और अगले स्टेप पर लेकर के जाएं, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल मनमानी पर उतारू है आयोग, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। ये मनमानी नहीं है सर, ये बेनकाब हो गया है। चुनाव आयोग ईवीएम धांधली करने में सहभागीदारी है, इसका प्रमाण है ये। नहीं, प्रमाण तो है, लेकिन ये प्रमाण लेकर के हम लोग इसमें प्रमाण पे ब्याज तो लगाएंगे नहीं। अदालतों में भी फाइलें धूल फांक रही हैं, तो हम इस पे और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप को हम साथ फिर जोड़ेंगे, सचिन डोडके के साथ आपको भी जोड़ेंगे। कोशिश में हम लगे हुए हैं कि एक ऐसा टाइम हो जहां पर आप भी वो भी सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप लोग न्यूज लॉन्च देखते रहिए। राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद, राजशेखर राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।